जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में आपको बताएं कि किस प्रकार, पिछले वीडियो में बताए थे कि किस प्रकार की राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होते हैं और उनको किस प्रकार निकाला जाता है, ये सब आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। आज हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति का पावर क्या होता है। राष्ट्रपति का जो पावर होता है कि अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि वह क्षमा दान की भी उनका एक अनुच्छेद स्पेशल दिया गया है राष्ट्रपति को। अब वह क्षमा कर सकते हैं। क्षमा कोई भी केस हो, चाहे वह फांसी का सजा हो या कोई अपराधी हो, चाहे कुछ भी हो, तो वह चाह जाएंगे कि इस पर से केस हटा दिया जाए, वह पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति का क्षमा जो होता है यह 5 प्रकार के होता है, जिसमें से पहला होता है क्षमादान। क्षमादान यह होता है कि जब राष्ट्रपति उस व्यक्ति का पूर्णतः ही सारा समस्या, जो भी केस हुआ है, चाहे उसे फांसी का सजा हो, चाहे वह उम्र कैद की सजा हो, उस कैदी को वह पूर्णतः क्षमादान कर देते हैं। यह पहला शक्ति होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई जाके अपना तकलीफ बताता है, कैदी को यह मौका दिया जाता है। किसी को उम्र कैद का सजा होता है ना, या किसी को फांसी का सजा होता है, तो वह बताता है अपना परिस्थिति को देखकर कि मेरा मकसद ये था, मैं एक गलत नहीं करने वाला था, मेरे साथ ऐसा हुआ। राष्ट्रपति को समझ में आया कि नहीं, यह अच्छा व्यक्ति था, चाहे यह अपने कुछ इमोशनल के चलते उन्हें मर्डर कर दिया या कोई वैसा कांड कर दिया, जिस पर राष्ट्रपति अगर चाह गए उस व्यक्ति को देश के हित में है, चाहे समाज के हित में, यह आगे चलकर यह पॉजिटिव सोच बनेगा, इन्हें कि ऐसा काम किया कि अगला समाज में पता चले कि वह निगेटिव, सभी लोग कहे कि हम ही यही करेंगे। राष्ट्रपति को समझ में आया कि यह अपने हित के लिए, समाज के लिए, भलाई के लिए काम किया है, तो राष्ट्रपति उन्हें पूर्णतः केस क्षमा कर देते हैं। इसलिए पहला शक्ति क्षमादान में क्षमा ही है। और दूसरा में आता है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति को हार्ड काम दिया गया है कि 20 साल यह हार्ड काम करेगा, जैसे पत्थर तोड़ना है, अगर कोई कैदी को कहा गया कि इसे 20 साल तक पत्थर तोड़ना है, तो वह क्या करते हैं लघुकरण में राष्ट्रपति, वह प्राकृतिक को सजा को कम कर देते हैं। जिसे पत्थर तोड़ना है तो उन्हें पूरा जेल में झाड़ू लगाने का काम दे देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि 20 साल के जगह पर आपको 20 साल वह सजा करना ही है, लेकिन आपको जो काम है, जो पत्थर तोड़ने वाला, वह पत्थर तोड़ने के जगह पर आपको झाड़ू लगाने वाला काम दिया जाएगा। लेकिन आपको 20 साल तक ही यह काम करना है, ना कि आपको समय घटा दिया जाएगा। और दूसरा होता है प्रतिहार। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को 20 साल की सजा है, तो यह समय को घटा देते हैं प्रतिहार में। प्रतिहार में क्या होता है कि अगर 20 साल उसको पत्थर तोड़ना है, तो उन्हें राष्ट्रपति 5 साल के लिए कर देते हैं। इसमें प्राकृतिक चेंज नहीं होता है, इसमें समय को चेंजिंग कर दिया जाता है प्रतिहार में। इसमें कहा जाता है कि आप पत्थर तोड़िए, लेकिन आपको जो 20 साल की सजा है उन्हें हम कम करके 5 साल कर सकते हैं, लेकिन आप पत्थर ही तोड़िएगा। लेकिन लघुकरण में क्या था कि आप 20 साल की सजा था आपको पत्थर तोड़ने के लिए, लेकिन आप पत्थर न तोड़कर आप झाड़ू दे सकते हैं। इसलिए इसमें प्राकृतिक को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन आपको समय ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन प्रतिहार में क्या होता है कि आपको समय कम कर दिया जाता है, लेकिन वह प्राकृतिक को नहीं हटा सकते हैं। इसलिए आपको पत्थर तोड़ना है 20 साल, तो आपको 5 साल कर दिया राष्ट्रपति कि आपको 5 साल ही पत्थर तोड़ना है। यह। और तीसरा होता है विराम। चौथा होता है विराम। इसमें क्या होता है कि किसी कैदी को स्वास्थ्य बढ़िया न हो और उसे सजा दिया जा रहा है कि नहीं, तुम कितना ही बीमार हो, तुमको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति को जब पता चलता है कि वह कैदी स्वस्थ नहीं है, तो उस कैदी को भी रोक दिया जाता है कि जब यह स्वस्थ हो जाएगा तब इससे काम कराया जाए। इसीलिए इसे विराम कहा जाता है। हाँ, प्रतिहार या फांसी के सजा पर नहीं होता है। एक राष्ट्रपति का क्षमादान जो है, यह फांसी के अथी पर नहीं लागू होता है कि
फांसी उसे देना है तो 5 मिनट के जगह पर 1 मिनट दिया जाए। फांसी तो फांसी होता है, इसलिए प्रतिहार जो क्षमादान राष्ट्रपति का है यह फांसी पर नहीं लगाया जाता है, लेकिन यह प्राकृतिक जो समय पर होता है उस पर लागू होता है। और तीसरा 5वां होता है प्रतिलमन। जब राष्ट्रपति व्यस्त रहते हैं, किसी व्यक्ति को फांसी देना है तो राष्ट्रपति व्यस्त होते हैं, तो जैसे कोई किसी कैदी को फांसी देना है और उस पर भी जिम्मेदारी राष्ट्रपति को है कि बिना साइन को वह राष्ट्रपति के साइन के बिना वह फांसी कोई नहीं देगा। इसलिए दूसरे देश में जब राष्ट्रपति चल जाते हैं उस समय जब वो आते हैं तो उससे प्रतिलमन लगा दिया जाता है कि राष्ट्रपति जब आएंगे तब उन्हें यह फांसी देने के लिए ऐलान करेंगे। आपको 5 प्रकार के बताएं। पहला बताएं क्षमा। क्षमा में पूर्णतः वह सजा माफ हो जाता है, चाहे वो फांसी का हो, चाहे उम्र कैद का हो, चाहे कैसा भी सजा हो। जब राष्ट्रपति उसे क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दिया। लघुकरण में आपको बताएं कि अगर कोई प्राकृतिक 20 साल का उसको पत्थर तोड़ना है तो उसे साधारण काम कर दिया जाता है, लेकिन वह 20 साल तक ही काम करेगा, उसमें समय का चेंजिंग नहीं होता है। प्रतिहार में आपको बताएं कि व्यक्ति को काम वही रहेगा, पत्थर नहीं तोड़ने के लिए उसमें समय घटा दिया जाता है, 5 साल तक तोड़वाएगा। इसमें फांसी के सजा पर प्रतिहार क्षमादान राष्ट्रपति का नहीं लगाया जाता है। और चौथा में आपको बताएं विराम। जब कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं हो, उस कैदी से काम कराया जा रहा है, तब वह राष्ट्रपति उसे विराम कर देते हैं कि जब यह स्वस्थ हो जाएगा तब उसे सजा दिया जाए। और 5वां बताएं प्रतिलमन। प्रतिलमन का मतलब होता है जब किसी फांसी पर रोक लगा देते हैं तब उस राष्ट्रपति के हम आएंगे तो यह काम करेंगे, उसे प्रतिलमन कहा जाता है। और राष्ट्रपति का एक और जो है कि राष्ट्रपति पर सिविल कोर्ट का केस चलेगा, लेकिन सिविल कोर्ट का जो केस है वह राष्ट्रपति पर चलेगा, लेकिन फौजदारी केस जैसे मार धाड़ वाला ये सब जो केस है वह अपने से वह माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति का यह कहा गया है कि आप जो सिविल कोर्ट हो या फौजदारी केस हो, आप अपने से आप उसे माफ कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है राष्ट्रपति के ऊपर न कोई फौजदारी केस चलता है न सिविल केस कहा जाता है। सिविल केस उसे कहते हैं जो पैसे इस सब से रिलेटिव हो। जैसे कोई व्यक्ति पैसा चोरी किया तो वह सिविल केस हो गया। यदि कोई व्यक्ति मारपीट कर दिया उसे फौजदारी केस कहा जाता है। यदि आप पैसा चोरी करेंगे उस बीच में आपको मार धाड़ भी कर दिए तो आपको सिविल और फौजदारी दोनों केस हो जाएगा। इसलिए आपको सिविल न्यायालय भी जाना पड़ेगा, उधर फौजदारी न्यायालय भी जाना पड़ेगा। इसलिए केस को बहुत लंबा बढ़िया से मिल जाए तो बढ़िया से आपको जज समझा देता है। इसलिए राष्ट्रपति का यह 2 जो होता है कि नहीं इस पर सिविल केस लग सकता है नहीं फौजदारी केस लग सकता है। इसके बाद यह राजनीतिक में भी इनका छोड़ दिया गया है। अब भारत के यदि कोई राजदूत विदेश जाना चाहता है तो उसे बिना राष्ट्रपति के साइन के बिना वह भारत का राजदूत, जैसे हर देश का अपना एक राजदूत भारत में है और भारत का हर राजदूत दूसरे देश में है। यह राजदूत जो होता है तो वहां जाकर एक भवन में रहते हैं। अगर भारत देश का राजदूत अगर अमेरिका में है तो राजदूत के कैमरा में बिना उसके अनुमति से अमेरिका के राष्ट्रपति भी एंट्री नहीं मार सकता है। यदि अमेरिका का कोई राजदूत भारत में है तो बिना उस अमेरिका के राजदूत के द्वारा कोई भी न उसमें प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति भी एंट्री नहीं मार सकते हैं। यह हर देश का एक सिस्टम बनाया गया है, उन लोग का भी एक समझौता हुआ है। इस प्रकार एक दूसरे को समान करते हैं। और इसमें सैन्य शक्ति भी आता है राष्ट्रपति का। अगर युद्ध का कोई समस्या आ जाता है, अगर किसी देश से हमको युद्ध करना है तो युद्ध का भी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। अगर युद्ध को विराम भी करना है इसका घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति के युद्ध सैन्य सेना में होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे आता है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री के बाद आता है चीफ डिफेंस स्टाफ, जिसे CDS कहा जाता है। यह CDS वो होते हैं चाहे नेवी से हो, चाहे एयरफोर्स से हो, चाहे आर्मी से हो। जब वह रिटायर हो जाते हैं तब उन्हें CDS की पदवी दे दिया जाता है। और CDS एक
भयानक अथी है। जैसे किसी प्रकार से अगर कोई पानी में युद्ध लड़ना है तो नेवी से संपर्क करेंगे, CDS कि नेवी वाले से बात करेंगे कि आपको पास क्या है। तो कोई कहेंगे कि हमको P8I है, जो है पानी के हर कण को बता देगा कि ये चीज़ है। और एयरफोर्स से है तो MG-29 है, जो एयरफोर्स का जहाज वो बहुत तेजी से हमला करता है। और आर्मी तो खैर थल सेना का सबसे बरियार आर्मी ही है, जो कहीं से भी पहाड़ हो चाहे जंगल हो वह सबको काटते हुए आर्मी चल देता है। इस प्रकार वह सारे डिसीजन को एक साथ लेने का काम CDS करते हैं, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। उसके ऊपर रक्षा मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए किसी भी युद्ध का घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और किसी भी युद्ध का विराम राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और राष्ट्रपति को एक शक्तियां और है जो शिक्षा से रिलेटिव है। शिक्षा से रिलेटिव ये है कि वह हर विश्वविद्यालय का कुलपति होते हैं। जैसे विश्वविद्यालय जो भी भारत में है उसका कुलपति राष्ट्रपति ही होते हैं। और इनका एक शक्तियां है कि राष्ट्रीय आपात की शक्तियां भी है। राष्ट्रपति के आपात की शक्तियां 352 में है। जब किसी विदेशी देश अपने देश पर आक्रमण कर देता है तो उस समय राष्ट्रपति को यह होता है कि आप देश में राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो भारत के नागरिक के वहां घूरना फिरना माना हो जाता है। इससे पहले आप देखे होंगे कोरोना में जो लगा था उस समय भी एक आपात ही लगा था। यह धारा 144 लगा था, जिससे यह एक दूसरे को इकट्ठित होने नहीं देता था। धारा 144 में होता है कि एक या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में बात करता हो तो वहां जहां देखेगा पुलिस वहां आपको मारना चालू कर देगा। इस प्रकार धारा 144 लगा था, जिसके कारण जब भी कोई गांव में व्यक्ति 10 या 15 आपस में बात करते थे तो पुलिस मारती थी। उस समय मारते के समय किसी व्यक्ति को मर भी जाता है तो उस पर पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। इसलिए लॉकडाउन में जो धारा 144 लगा था, इसके तहत ही हम लोग एक दूसरे को इकट्ठित नहीं हुए थे। इस आपात जो होता है 352, जब राष्ट्रपति आपात लागू होता है, इसको ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को लगा कि युद्ध कर विदेशी देश आक्रमण कर दिया तो राष्ट्रपति आपात लागू कर देंगे। इसके लिए उन्हें संसद में पारित करना पड़ेगा, वह भी लिखित के साथ कि हम यह राष्ट्रपति अगर मंत्रिमंडल से वह लिखित के साथ वह पारित होता है 2/3 से 30 दिन के अंदर, तब वह राष्ट्रपति आपात लागू होगा। यदि लोकसभा नया चुनाव जीत के आया है तो उसे 30 दिन के भीतर अनुमोदन दिया जाएगा कि हाँ यह राष्ट्रपति आपात होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति आपात के समय अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो फिर से वह मंत्रिमंडल में डिसाइड लिया जाएगा, फिर 2/3 से पारित होगी, फिर वह लोकसभा में पारित होगा, वो भी 30 दिन के अंदर में यह पारित कर या ऐसे कर अनंत काल तक यह लागू किया जा सकता है। और जब 352 लागू होता है जब 2/3 से 30 दिन के अंदर में जब अनुमोदन करते हैं तो राष्ट्रीय आपात जो 6 माह तक लागू होता है। और 6 माह के अंदर यह युद्ध विराम नहीं होता है तब फिर मंत्रिमंडल में यह प्रस्ताव जाएगा कि अभी तक युद्ध विराम नहीं हो, इस युद्ध को आगे बढ़ाना हो, तब फिर वह 2/3 से फिर लोकसभा पारित करेगी, फिर राज्यसभा पारित करेगी, फिर यह 6 माह कर यह अनंत काल तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव जो होता है यह बहुत ही दर्दनाक होता है। इसमें क्या होता है कि इनमें मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 19 कह रहा था कि हमें बोलने का है, हमें घूरने का स्वतंत्रता है,
हमें भूमि खरीदने की स्वतंत्रता है, हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, यह सब सभी आपको बैंड कर दिया जाएगा। और हमें स्कूल जाने की स्वतंत्रता है, हमें जाति और अथी पर रोक टोक नहीं किया जाए, ये सब सभी जो आपका मूल अधिकार है वह स्थगित हो जाएगा। यह मूल अधिकार जैसा ही राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो वह सारा व्यक्ति को मूल अधिकार स्थगित होता है। लेकिन 20 और 21 को छोड़कर 20 जो है वह गिरफ्तारी के संरक्षण की बात करता है, एक गलती की एक सजा, और 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसे कभी भी कोई निलंबित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। और जैसा ही 352 लागू होता है, जैसा ही 352 लागू होता है वह स्वतः ही 358 लागू हो जाता है। जब 358 जो लागू होता है यह अनुच्छेद 19 को ही खत्म कर देता है। जो अनुच्छेद 19 में कहा गया था कि हमें बोल सकते हैं, हम सभा कर सकते हैं, हम संगठन कर सकते हैं, हम चारों तरफ घूर सकते हैं और हम व्यवसाय कर सकते हैं, जैसा ही 352 अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात लगता है तो 358 जो है ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। और 358 जैसा ही लागू होता है तो आपको अनुच्छेद 19 खत्म हो जाता है। इसीलिए अनुच्छेद 19 को भारत के संविधान को रीढ़ कहा जाता है। अगर अनुच्छेद 19 चल गया तो आपको पास न बोल सकते हैं न घूर सकते हैं, कोई आपको बात नहीं सुनी जाएगी कि हम कोई यह सभा करेंगे या संगठन करेंगे, आपको धैर्य की आर्मी पीट देगी। इसलिए अनुच्छेद 19 जैसा ही 352 लागू हुआ वैसा ही 358 अनुच्छेद लागू होता है और आर्टिकल 19 को समाप्त कर देता है जो मूल अधिकार को रीढ़ है। और इसके बाद अनुच्छेद जो 359 जो है यह राष्ट्रपति को आदेश देता है कि आप कोई भी मूल अधिकार को हटा सकते हैं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। यह प्रतिबंधित कर देता है 20 और 21 को छोड़कर कि राष्ट्रपति को यह आदेश दे देता है कि जो मूल अधिकार जो हम आपको 14 से लेकर 35 तक जो दिए हैं उनमें से किसी को भी आप हटा सकते हैं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है। और उसके बाद हम इसका कई प्रभाव भी होते हैं। यह राज्य की शक्ति जो विहीन हो जाता है, जो राज्य सरकार, जो बिहार और यूपी जैसे राज्य जो है इनका सारा शक्ति केंद्र के पास चल जाता है। राज्य में कोई बजट पेश करना है तो वह केंद्र सरकार ही करेगी। यदि कोई समस्या है उसका निर्धारण भी केंद्र द्वारा ही किया जाएगा और उस समय कोर्ट और हाई कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह सब चालू रहता है। उसके बाद आपात में भी आता है, अभी तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। एक 1962 में लगा है चीन और भारत युद्ध में, उसी समय पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ था सन 1965 में, वही आपातकाल में आ गए थे, जिसमें 1962 में जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय युद्ध हुआ चीन और भारत से। उसी समय 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जो भारत और के बीच युद्ध हुआ। और उसके बाद सन 1971 में राष्ट्रीय आपात लगाया था। इसे इंदिरा गांधी जी ने लगाए थे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब पाकिस्तान का बंटवारा होकर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को बंटवारा करके जिसे बांग्लादेश बना दिया गया है वर्तमान में, उस समय आपातकाल लागू किए थे। और 1975 में आंतरिक अशांति पर लगाया गया था। आंतरिक अशांति उसे कहा जाता है कि जब हमारा भारत देश में ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर ही आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, उस स्थिति में इंदिरा गांधी ने इस राष्ट्रीय आपात को लाभ उठाकर भारत के सभी अपने विपक्षी नेता को जेल में डाल दिए थे और 1975 के वह चुनाव जीत गए थे। इस कारण से जब मोरारजी देसाई सन 1978 में यह पद लिए तो वह आंतरिक अशांति के जगह पर इसे संशोधन कर सशस्त्र सीमा को लागू कर दिया गया। इसलिए अब आंतरिक अशांति पर आपातकालीन राष्ट्रपति नहीं लगाता है। और उसके बाद होता है राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। राजकीय आपात कहिए चाहे राष्ट्रपति शासन कहिए, यह अनुच्छेद 356 में लगता है। यह तब लाया जाता है कि जब राज्य संवैधानिक रूप से अपना काम नहीं करता हो। संवैधानिक रूप से कहा जाता है कि जो संविधान में लिखा गया है कि हर राज्य का एक मुख्यमंत्री है,
वह मुख्यमंत्री, उसका जब सत्ता बहुमत की सत्ता होगा तब वह सरकार चला सकती है। अगर राज्य का मुख्यमंत्री के पास सत्ता नहीं है, फिर भी वह बरियारी मार कर झगड़ कर वह सरकार चलाना चाहती है, उस समय राज्यपाल के आदेश पर, जो हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, वह केंद्र का एक ही राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है, राज्यपाल मनोनीत किया हुआ, कि आप वह राज्य को देखिए, अगर कुछ भी दिक्कत होगा, अगर संवैधानिक रूप से अगर कोई राज्य में काम या शासन पर बहुमत की सरकार शासन नहीं करता है, तब हमें संदेश दीजिए, हम वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। इसी प्रकार यह राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि यदि कोई केंद्र का दिशा निर्देश अगर सरकार नहीं मानता है, तब भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। दिशा निर्देश का मतलब ये होता है कि केंद्र चाह रही है कि हम आज 500 का नोट और 200 का नोट हम बंद करना चाहते हैं, लेकिन बिहार और यूपी और झारखंड के लोग कहेंगे कि नहीं, हम ये नोट नहीं बंद करेंगे, हम यह नोट पारित करेंगे, हम पुरानको 500 चलावेंगे, पुरानको 1000 के नोट चलावेंगे, तब उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। कहा है कि केंद्र में सूचित 365 अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर केंद्र का अगर कोई राज्य बात नहीं मानता हो, उस राज्य को तुरंत वहां पे सीएम को हटा दिया जाता है, वहां राज्यपाल का शासन होता है, राज्यपाल ही सारा काम करेगा, राज्यपाल के ही अथी पर वह वित्तीय संस्था चालू होगा, कोई भी राज्यपाल ही वहां डिसीजन लेगा कि स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, हर चीज वह राज्यपाल का दिशा निर्देश कौन देता है, वह संसद से पारित होता है। इस प्रकार जब 356 लागू होता है तो ऑटोमेटिक जो है वह 355 लागू हो जाता है, या कहता है कि